प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ रसूल दावड़। पेशावर शहर में रेहज़नी के बढ़ते वाक़यात से शहरी परेशान है। हाल ही में एक नौजवान मुसव्विर अहमद को रेहज़नों ने मोबाइल न देने पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस बारे में पुलिस से भी जानेंगे और उसके ख़ानदान वालों से भी। आइए हमारे साथ उनके पास चलते हैं। जी, पेशावर दौरा रोड पर मुसव्विर अहमद नामी 19 साला एक नौजवान को नामालूम दो मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया, गोली मार दिया और उसकी बाकायदा जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी वायरल होगी। इस वक्त हम उसके बड़े भाई के साथ उसके घर में मौजूद है। यहाँ पे ताज़ियत के लिए भी लोग आ रहे हैं। उनसे जानते हैं मुसव्विर अहमद क्या काम करता था और कैसे वो घर से निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसव्विर अहमद जो कि मेरे छोटे भाई थे, ये ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट थे, ऑप्टोमोलॉजी के। पीको में ये पढ़ रहे थे, हैदराबाद में जो इनका इंस्टीट्यूट है, और ये वहाँ पे उनकी पढ़ाई जारी थी। और सेकेंड टाइम में ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हमारे साथ दो रोड में वाक़ एक निजी अस्पताल है, इसमें ये प्रैक्टिस कर रहे थे। कल रूटीन के मुताबिक ये घर आए और उसके बाद खाना वगैरह खा के घर से निकले हैं। और मैं भी मतलब ये भी 2:30 पे निकले हैं और मैं 3 बजे घर से निकला हूँ। तो उसके बाद 3:12 पे मुझे कॉल आती है। मैं कॉल को अटेंड करने के लिए साइड पे खड़ा हो जाता हूँ। किसके फ़ोन से कॉल आती है? अपने भाई की फ़ोन से मुझे कॉल आती है, लेकिन मैं जैसे ही वो निकाल लेता हूँ ना, वो मुसव्विर का नाम होता है, लेकिन वो मिस हो जाते हैं। मैं दोबारा उसको डायल कर देता हूँ। जैसे ही मैं डायल कर देता हूँ तो उस तरफ से आवाज़ आती है कि आप मुदस्सिर बात करें। मैंने कहा जी मैं मुदस्सिर बात करूँ। फिर आपके भाई को गोली लगी हुई है और यहाँ पे दो रोड पे किसी ने उनको गोली मारी है, आप आ जाए जमात स्कूल के करीब। मैंने 122 को भी कॉल की हुई है, आप भी आ जाएं। तो मैंने कहा कि चलो मैं ठीक है आ जाता हूँ। मेरा जहन ये था कि चलो भाई कोई मामूली सी चोट होगी, हाथ पाँव पे कोई चोट वगैरह होगी, तो जो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होगी अस्पताल वगैरह में वो हम कर लेंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं उस वकुआ के करीब पहुंचता हूं तो बड़ी रश थी वहाँ पे। अब बाइक को एक साइड पे खड़ा किया और साथ ही अस्पताल में हुआ कि मेरा दोस्त था वो भी निकल आया और मुझे कह रहा है कि आओ ना, इधर क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि यार मुसव्विर को गोली लगी हुई। वो हैरान हो गया, कह रहे ये क्या कह रहा हो, क्या मुसव्विर को गोली लगी हुई। और जो साथ वाली दुकान है ना मैकेनिक की, तो वो उधर पड़ा हुआ है। तो वो उधर चला गया, मैंने बाइक वहाँ पर खड़ी कर दी, मैं भी अंदर चला गया। उसको जब देखता हूँ तो वो एक साइड पे लेटा हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे वो लेटा हुआ था। और बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। हवास में खो गया कि अरे ये हुआ क्या है। मैं सोच ज़ख्मी था? नहीं, बिल्कुल सांस नहीं रहता। मैं सोच रहा था कि अल्लाह, दिल में कह रहा हूँ कि अल्लाह ये ज़ख्मी हो, बेहोश हो। लेकिन मैं पता किया तो वो कह रहा 122 वाले भी आए हुए। तो मैं, कोई कह रहा था 115 को आप कॉल कर ले ईदी को, कोई कह रहा है पुलिस के साथ रब्ता कर ले, कोई कह रहा है कि यार अस्पताल इसे पहुंचा दें। तो मैं गया, फिर 112 की गाड़ी भी आ चुकी थी और वो उनका मुआयना कर चुका था। लेकिन मैं गया उनके पास और उनको बताया कि ये मैं मुदस्सिर हूँ उनका भाई, और आप ज़रा उन्हें चेक कर लें। तो मुझे बता रहे कि यार मैं उनको चेक कर चुका हूँ और वो एक्सपायर हो चुके हैं और हम डेड बॉडी को नहीं ले जाते। मैं फिर वापस दुकान की तरफ आया हूँ और काफ़ी लोग थे, वही कह रहे थे कि हॉस्पिटल, कोई कह रहा है कि चला जाए, कोई कह रहा है कि आप पुलिस से रब्ता कर लें। तो फिर मैं और मेरे दोस्त ने उसको उठाया, रक्शे में उसको डाला और उसके बाद हम गए हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल हमारे करीब है, तो हम उधर गए। उधर इमरजेंसी में जो डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने ECG वगैरह कराई है। ECG में वो डेड कंफर्म हो गए। उन्होंने हमें प्रोसीजर बताया कि आप प्रोसीजर से हो के मीन्स FIR वगैरह पोस्टमार्टम कर लेंगे। तो इसके बाद में पुलिस नहीं आई थी वो स्पॉट्स पे? नहीं, उधर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं थी। और मामू वगैरह को, मेरे मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो आ चुके थे। मामू को मैंने भी कॉल की थी। तो फिर हम गए बनामाड़ी थाना, उधर हमारी FIR हुई। FIR के दौरान ही एक मतलब उनके पुलिस एहलकार आए, उन्होंने कहा कि यार मैं मौके जो मतलब ये जय वकुआ है, मैं वहाँ से हो के आया हूँ, मैंने शेल वगैरह भी कलेक्ट की हुई है FIR के दौरान। फिर हमारी उधर FIR दर्ज हो गई थाने में। और फिर उसके बाद हम चले गए KMC में, जो मेरे भाई थे उनकी पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम से फारिग हो के हम फिर घर आए और उनकी तदफीन वगैरह। एक गोली लगी थी उसको? अब ये पोस्टमार्टम वो क्लियर कर सकता है, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक चूँकि मैं उनको गौसल दे चुका अपने हाथ से, तो उनके मतलब यहाँ पे जो 2 गोलियाँ लगी थी मेरे ख़्याल में, और वो यहाँ से निकली हुई थी, तो 2 स्टिच यहाँ पे थे।
तो मैं जो अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना, तो वो मेरे ख्याल में 2 गोलियाँ थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बेहतर बता सकती हैं कि 2 गोलियाँ थी या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। ये मोटरसाइकिल सवार की उम्र क्या थी? वो सीसीटीवी फुटेज तो आई है अभी? तकरीबन सुनने में भी यही आ रहा है, और जो मैंने मुशाहिदा किया है ना, वो मतलब 19-20 साल या इसी एज में से होंगे, इसके हम उम्र ही होंगे मेरे ख्याल में। कोई ज़ाती दुश्मनी है, किसी से न लगी है, क्यों मारा इसको? नहीं, ज़ाती दुश्मनी तो हमारी हो नहीं सकती, क्यों आज तक न किसी से कलामी तक नहीं की हमने, तो ज़ाती दुश्मनी तो किसी के साथ भी नहीं हो सकती। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो गालिब यही जा रहा है कि यही स्नैचिंग थी जी, क्योंकि अगर आप सीसीटीवी को भी देख लेना तो स्नैचिंग में तो मोबाइल उसने नहीं दिया है। नहीं, असल में अगर आप उसको ऑब्ज़र्व कर लें तो वो आगे से, जब वो आगे जाता है तो वो एक टर्न ले लेता है। जब वो करीब आता है तो वो इसके लेफ़्ट साइड पे आने की कोशिश करते हैं, और ये हड़बड़ा जाता है, भागने की कोशिश करता है। और इसी दौरान में जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये उस बंदे की पिस्तौल देख लेता है, जिसकी से वो बचने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन वो ये भाग भी रहा है और हाथ भी वो बढ़ा रहा है ना, तो इसी असना में वो फायर भी कर देता है, और वो गोलियाँ उसे लगी है। फिर ये थोड़ा दूर जाके, अब क्या मुतालबा है? पुलिस तो तफ्तीश करेगी, तहकीक करेगी, सीसीटीवी फुटेज क्या करना चाहिए? करना तो यही है ना कि इंसाफ मिल जाए, और इस तरह के जो अनासर हैं ना मुआशरे में पाए जाते हैं ना, उनका ख़ात्मा हो, ताकि इस तरह का जो वाक़या हमारे साथ पेश हुआ है ना, जो दूसरे नौजवान हैं उनके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। सख्ती के साथ इस पे अमल होना चाहिए। यकीनन इसके बड़े भाई का कहना है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? पेशावर शहर में हम देखते हैं कि रेज़नी के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं, और इनकी एक अहम वजह ये भी है कि ये जो रहज़न होते हैं ये ज़्यादातर आइस नशे का इस्तेमाल करते हैं, और आइस नशा भी यहाँ पेशावर शहर में बढ़ रहा है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हर तरफ से यही हमें बताया जा रहा होता है कि जो स्नैचिंग है उसमें इस हद तक इजाफ़ा हुआ है कि कोई कीमती मोबाइल अपने साथ नहीं रख सकता। पुलिस कह रही है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इस हवाले से हम पुलिस से भी मौक़िफ़ जानते हैं, आइए उनके पास चलते हैं। जी, पेशावर दौरा रोड पर कत्ल होने वाले 19 साला नौजवान मुसव्विर अहमद की अब तक केस में क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से डीएसपी सईद खटक साहब के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। खटक साहब, ये बताएं कि अब तक केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अचीव किया है? जी थैंक यू। बात कुछ इस तरह है कि ये चंद योम कबल का वक़ूआ है दौरा रोड पे। पुलिस पार्टी को इत्तला मिली थी कि दौरा रोड पे इस तरह का कोई कत्ल का कोई वक़ूआ हुआ है, तो पुलिस पार्टी ने फ़ौरन वक़ूआ पे जाए वक़ूआ पे, तो वहाँ पे उनके भाई और उनके वालिद उनको मिले हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे की शनाख्त की है कि ये नाश जो है हमारे बेटे मुसव्विर अहमद की है, और इसको हमारे आने से कबल ही किसी ने असला आतिशी से फायर करके कत्ल किया है। असल में इसमें मसला ये था कि इसका आई विटनेस कोई वक़ूआ का मौजूद नहीं था, और इनके जो वालिदैन या भाई वगैरह थे ये नॉर्मल जो रूटीन में दावेदारी करते हैं उस किस्म की दावेदारी भी नहीं हुई कि उनकी वक़ूआ के बैकग्राउंड के बारे में कोई इल्म नहीं था कि वक़ूआ क्यों हुआ है। और एक बंद गली किस्म का वक़ूआ था। तो इसमें सबसे पहले पुलिस ने यह किया है कि वहाँ पे उसकी FIR के लिए मुरासला तहरीर किया है। फिर नाश को जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। उसके बाद वो कुएं से इन्वेस्टिगेशन टीम ने आके जितने सबूत वगैरह मिल सकते थे वो भी उठाए हैं। किस तरह पता चला कि ये वक़ूआ 2 मोटरसाइकिल सवारों ने किया है? ये अभी इस पी में आ रहा था कि बदौरान तफ्तीश पुलिस ने इलाके में CCTV फुटेजेस भी हासिल किए हैं। इसके अलावा दीगर जो मुहबरानी पुलिस और इमदादियानी पुलिस और पुलिस की जो रूटीन पे इमदादगीर होते हैं, तो उनके ज़रिए ये पता चला कि वक़ूआ 2 मोटरसाइकिल सवारों का है। और CCTV फुटेज में भी वाज़ेह देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने ये वक़ूआ किया है। तो सर, ये कोई ज़ाती दुश्मनी थी या कोई और चक्कर था, क्या वजह थी? अब तक के तफ्तीश से क्या अहस किया गया है? बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, पुलिस को इस वक़ूए की अननोन मुलज़मान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट हुई थी, तो पुलिस ने मुख्तलिफ़ एंगल्स पे इसको देखा कि उनके इसका बैकग्राउंड कोई नहीं था, इसका जो न कोई दुश्मनी उनकी, न किसी के साथ कोई दिलबदी वगैरह कोई FIR में कोई ज़िक्र है। तो पुलिस ने मुख्तलिफ़ एंगल से तफ्तीश शुरू की है। बदौरान तफ्तीश हमें ये पता चला है कि ये कोई दुश्मनी या कोई और किस्म का प्राइवेट कोई उसका वक़ूआ नहीं है, बल्कि ये जीनियन स्नैचिंग केस है।
है। ये बदौरान तफ्तीश CCTV फुटेजेस वगैरह वगैरह में ये सामने आया है ये तो केस। सर पेशावर में ये स्नैचिंग के वाक़यात में यकीनन इजाफा हुआ है, तो इस हवाले से पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है और क्या करना चाहिए मुस्तकबिल में, क्योंकि ये नौजवान बच्चे कत्ल हो रहे हैं। बिल्कुल, पेशावर चूँकि एक गुंजानाबाद शहर है, आजकल काफ़ी सारी आबादी और काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग आए हुए हैं, इसमें रह रहे हैं ना, तो इस वजह से गुंजानाबाद आबादी की वजह से, और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ यहाँ पे साबका जो हमारी एजेंसी थी FR वगैरह थे वो इसके साथ टच हैं, तो इस वजह से जराइम हैं, यहाँ पे मसाइल हैं, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से अपनी मौजूदा जो वसाइल हैं उनके उन जराइम को काउंटर करने के लिए हम वक्त लगी रहती है, हम वक्त मौजूद है और अपना काम कर रही है, बेहतरीन अंदाज से काम कर रही है अपना। और इसके अलावा अभी एक और प्रोजेक्ट आ रहा है पेशावर शहर में जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से वो मशहूर है, तो इसमें जगह जगह पे, हर रोड पे, हर कोने पे, हर एंगल पे तो कैमरे लगेंगे और उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी जो कि मॉनिटर की जाएगी, तो जराइम के कंट्रोल में एक बहुत ही अहम पेशरफ्त होगी इंशाअल्लाह। यकीनन सेफ सिटी अभी तक पेशावर में नहीं थी, इस्लामाबाद में है, बाकी बड़े शहरों में है। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया जा सके तो इसका कोई फ़ायदा होगा क्रिमिनल्स को पकड़ने में, जल्दी पकड़ने में? असल में जैसा मैंने आपको कहा है कि जराइम जो हैं उनके कंट्रोल के सिलसिले में, मुलज़िमान की ट्रेस करने के सिलसिले में इसके लिए काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनके CCTV फुटेजेस मुख्तलिफ़ रोड्स पे, मुख्तलिफ़ एंगल्स पे, गलियों में उनकी मिलेंगे, तो उनको ट्रेस करने में पुलिस को काफ़ी हद तक ये इमदाद देगा। जहाँ तक बात है इस केस की, तो इस केस में हमने काफ़ी हद तक अपना जो टारगेट है वो उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक अपना वो हमने अचीव कर लिया है और बहुत जल्द मुलज़िमान को अदालत के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में देखेंगे आप। सर इस केस में कुछ पेशरफ्त हुई, यकीनन किसी तक रसाई, यानी आप समझते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, कुल क्या अगर नहीं बताना चाहते हैं खैर है, लेकिन इस हद तक यानी आप जल्द पहुंच जाएंगे मुलज़िमान तक? अभी चूँकि मुलज़मानों की गिरफ़्तारी अभी तक नहीं हुई, वाक़या नहीं हुई, तो अगर ये मैं कहूँ कि हम मुलज़मान तक पहुँच गए हैं, उनके नाम आपको बताऊँ ये वो, तो ये कबल अज़ वक्त होगा और इसमें मुलज़मान को फ़ायदा होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमने काफ़ी हद तक अपना काम कर लिया है। बस थोड़ा बहुत जो बाकी है वो हो सकता है अगले 10-12 घंटों में या 1-2 दिन में हो जाए इंशाअल्लाह। यकीनन DSP सईद खटक साहब का कहना है कि वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इस केस में भी जो मकसूद अहमद जिसको कत्ल किया गया है, 19 साल नौजवान है, वो एक कोर्स के लिए जा रहा होता है और रास्ते में स्नेचर उसको मोबाइल न देने पर 2 गोलियां मारते हैं और वो उसके बाद कत्ल हो जाता है। इस केस पर पुलिस मुसलसल अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं और मुलज़िमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये भी इत्तलात है कि शायद किसी हद तक आइडेंटिफिकेशन भी हुई है कि मुलज़िमान कौन थे, लेकिन जो ही उसको गिरफ़्तार किया जाएगा या इसके बाद अक्सर ये भी होता है पेशावर में कि बाकी शहरों में भी इस तरह होता है कि अक्सर पुलिस मुकाबला भी हो जाता है शायद, तो वो तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि मुलज़िमान की तलाश जारी है पुलिस की जानिब से। और इसके फैमिली से भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि उसके बेटे ने एक रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था और उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो अपनी पूरी फैमिली जो है एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन उसका बेटा अब नहीं रहा, उसका बच्चा अब नहीं रहा स्नेचर्स के हाथों। और ये पेशावर में स्नेचर जो है वो ज़्यादातर कहा जा रहा है कि वो आइस नशे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो जाते हैं और किसी को भी गोली मार देते हैं। लंदन में महंगे मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में ख़तरनाक हद तक सिर्फ पिछले साल में तकरीबन 1.5 लाख जो लेटेस्ट आईफोन्स की, मेनली जो आईफोन्स थे उनको लंदन में चोरी किया गया। और ये 2017 से जब इसको कंपेयर किया जाता है तो ये तकरीबन 50% इंक्रीज़ है। 2017 में जिस तरह का डेटा जमा किया गया था उसके मुताबिक तकरीबन 80,000 फ़ोन चोरी किए गए थे। 2024 का जो डेटा सामने आया उसके मुताबिक तकरीबन 1,17,000 जो रिपोर्ट हुए केसेस पुलिस को, जिसमें कहा गया कि जो पूरा लंदन नहीं बल्कि सेंट्रल लंदन, और सेंट्रल लंदन का ये एक मखसूस एरिया जिसको वेस्ट एंड कहते हैं, वहाँ पर तकरीबन 1 साल के अंदर 1.25 लाख फ़ोन चोरी हुए। ये वो फ़ोन है जिनको रिपोर्ट किया गया, लेकिन जो पुलिस के अंदाजे के मुताबिक अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको अब चूँकि पुलिस पर यकीन नहीं है वो रिपोर्ट भी नहीं करते। अगर ये अंदाज़ा ये है कि सिर्फ 1 साल के अंदर वो तकरीबन 1.5 लाख फ़ोन है वो चोरी हुए हैं, और अगर इसको काउंट किया जाए
तो ये जो पुलिस के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 350 फ़ोन रोज़ाना 24 घंटों के दौरान या तकरीबन 20 से 25 फ़ोन हर घंटे में सेंट्रल लंदन का सिर्फ वेस्ट एंड का एरिया है वहाँ पर चोरी होते हैं। और पुलिस की जो तहकीक है उसके मुताबिक जो मुख्तलिफ जो ड्रग डीलर्स हैं जो इससे पहले ड्रग्स का काम करते थे वो भी अब बहुत ज़्यादा ड्रग डीलिंग से शिफ्ट होकर फ़ोन छीनने की तरफ आ गए हैं। और उसकी वजह यह है कि जो ड्रग डीलिंग के लिए दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जो ड्रग डीलिंग में टाइम, एफर्ट और उसमें जो प्लानिंग और सर्वेलेंस और इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है कि पुलिस छापे के दौरान उनको पकड़ ना ले। और उसके बाद दूसरा फैक्टर ड्रग डीलर्स को ये होता है कि जो सज़ाएँ हैं ड्रग डीलिंग के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हैं। कानून ड्रग डीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जो सख्त है और ये कि जो उसमें जो प्रॉफिट होता है उनको वो रिलेटिवली अगर जब कंपेयर किया जाए फ़ोन छीनने से तो ये बहुत ही आसान काम है। एक तो फ़ोन छीनने के ऊपर जो यहाँ पर सज़ाएँ हैं वो आलमोस्ट जो बहुत नरम हैं या ना होने के बराबर हैं। अगर किसी को फ़ोन छीना भी जाए तो पुलिस उसमें इंटरेस्ट बहुत कम लेती है या नहीं लेती। और इस तरह से जो इसमें जो प्रॉफिट है वो कई गुना ज़्यादा है ड्रग डीलिंग के मुकाबले में। और ये एक बड़ा फैक्टर समझा जा रहा है कि अब जो फ़ोन छीनने के जो वाक़यात हैं उसमें उनमें इस हद तक इजाफा हुआ है। ये फ़ोन जो छीने जाते हैं ये आम जो बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद ख़वातीन से छीने जाते हैं और शाम के दौरान छीने जाते हैं, शाम को 5 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान। और जो छीनने वाले, अब ये पूरे लंदन में ये एक पैटर्न बन चुका है कि जो छीनने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा जो नौजवान लड़के हैं वो ये काम करते हैं कि वो जो सिक्योरिटी जो आजकल जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स और मोपेड्स के ऊपर वो गुजरते हुए फ़ोन छीन के भाग जाते हैं, जिससे उनके पीछे दौड़कर भी उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। जबकि दूसरी तरफ जो लंदन में पुलिस के पास जो गाड़ियां हैं उनके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वो एफिशिएंट व्हीकल्स नहीं है कि वो उस तेज़ रफ्तारी से जो सिक्योरिटी बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं उन तक पहुंच सकें। और सिक्योरिटी जो बाइक्स हैं वो उनको बहुत जो तंग गलियाँ हैं उसमें आसानी से गुजर जाती हैं, जबकि पुलिस के पास इस वक्त तक कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि उन तंग गलियों में वो कैसे एंटर हों। इस तरह जो स्टैटिस्टिक्स शामिल आए हैं इनको अगर सामने रखा जाए तो सिर्फ 2024 के अंदर तकरीबन 22 से 23 मिलियन पाउंड्स के फ़ोन सिर्फ लंदन में चोरी हुए हैं। जो फ़ोन चोरी हुए हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एप्पल के फ़ोन हैं वो हैं और उसके बाद जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो है। और इसकी जिन फ़ोन्स को चोरी किया गया वो सारे के सारे जो लेटेस्ट मॉडल फ़ोन्स होते हैं जो लोगों के इस्तेमाल में होते हैं उनको छीना जा रहा है। पुलिस की लंदन में अब इस हवाले से बेबसी का आलम यह है कि जो तकरीबन 1.5 लाख फ़ोन चोरी हुए और इसमें से पुलिस ने सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 170 लोग हैं जिनको उन्होंने फ़ोन चोरी के इल्ज़ाम में चार्ज किया है। जबकि बाकी जो केसेस बनते हैं अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए तो 99% जो केसेस हैं उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का ये कहना है कि वो जो मुख्तलिफ टेक कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, वो जो डेटा के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ पुलिस ने लंदन में एक कैंपेन चलाई है जिससे वो लोगों से कहते हैं कि वो अपने फ़ोन्स जो जेब के पीछे होते हैं वहाँ पर भी ना डालें। वो ये कहते हैं कि अगर हो सके तो गले के अंदर जो मुख्तलिफ जो यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सेसरीज़ मिलती हैं कि उनके अंदर डाला जाए। और फिर पुलिस ने एक बहुत ही और मुफीद मशवरा दिया है लोगों को कि अगर वो रास्ते में चलते हुए फ़ोन यूज़ करने के बजाय सेंट्रल लंदन में चलते हुए पुलिस का ये कहना है कि आप दीवार के साथ लगकर फ़ोन इस्तेमाल करें ताकि आपको सामने तो आप देख सकते हैं लेकिन ताकि पीछे से आकर कोई फ़ोन लेकर ना भाग जाए। ये सूरत हाल है लंदन की। और इसमें सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी तादाद में जो अफेक्टीज़ हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो एक बड़ी तादाद उन विज़िटर्स की भी आती है जो लंदन में पहली बार आते हैं और जिनको इस हवाले से पता नहीं होता कि किन किन एरियाज़ में चोरी की वारदातें बढ़ी हुई हैं। जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूँ हिरा बतूल। ज़रा सोचिए, आप एक ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो आपके दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर होगी कि जो आपका सफ़र है वो आरामदाह हो और ख़ाने पीने की जो अशिया है वो मियारी हो ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो सके। लेकिन अगर सूरत हाल इससे बिल्कुल बरअक्स हो तो आज से कुछ रोज़ कबल जब रेलवे इंतज़ामिया ने कराची एक्सप्रेस डाइनिंग कार का मुआयना किया तो उनको मालूम हुआ कि जो मुसाफिरों को खाना दिया जा रहा है वो एक्सपायर है। और ना ही सिर्फ खाना बल्कि जो बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो अनहाइजेनिक हैं।
सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, बल्कि जो यहाँ पे डीसी रेट भी अवेज़ा की जाती है वो भी अवेज़ा नहीं थी, और जो मेडिकल कार्ड हैं कुछ मुलाजमीन के मेडिकल कार्ड भी अपडेटेड नहीं थे। इस सूरत हाल के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के डाइनिंग कार में, और ये इन मुसाफिरों से भी जानते हैं कि अब जो इन्हें खाना मिलता है वो क्या मियारी है और इनकी तबीयत ख़राब होती है या नहीं होती। जी, हम अब चलते हैं मुसाफिरों की जानिब और उनसे जानते हैं कि जो डाइनिंग कार का सफ़र करते हैं वहाँ पे जो खाना दस्तयाब होता है तो क्या मियारी होता है या इस काबिल होता है कि वो मुसाफिर खा सके। जी, आप बताएं कि जो डाइनिंग कार का जो सफ़र आपने कभी किया है? जी। अच्छा, आप ये बताएं कि वहाँ का जो खाना होता है वो मियारी होता है, इस काबिल होता है कि वो आप खा सकें? नहीं, इस काबिल नहीं होता। उसकी वजह ये तो सफ़र है, उसके अंदर इनको और उसके अंदर क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि मुसाफिर हैं रास्ते में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसके लिए और परेशानी बन जाएगी। साथ में बच्चे होते हैं और खाने की जो क्वालिटी है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऊपर से हमारी गाड़ियाँ भी लेट होती हैं, जैसे आज हमारी गाड़ी है वो भी लेट है, तो उस वजह से खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो उसका खाने का मेयार को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए, उसकी क्वांटिटी को भी बेहतर बनाना चाहिए। अच्छा, ये आपके साथ जो आपका बेटा है अगर ये सब स्टैंडर्ड मिल्क का ये भी इस्तेमाल करेगा क्योंकि आपके साथ जाएगा, तो अगर इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि हमारी खाने की क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में हमारी ट्रेन के अंदर कोई फर्स्ट एड वगैरह नहीं मौजूद होता। अगर मौजूद हो भी तो अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हम दूसरे शहर में तो उतर के उसको ट्रीट नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें ट्रेन के अंदर इसकी खाने की जो चीज़ है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहिए। हमारे साथ एक और मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपने पहले कभी डाइनिंग कार का सफ़र किया है? जी, किया हुआ। अच्छा, आप बताएं कि वहाँ पे जो खाना होता है वो मियारी होता है? बेसिकली ट्रेन पे सफ़र ना कुछ लोग कंफर्ट के लिए करते हैं क्योंकि काफ़ी कंफर्ट होता है और बंदा, लेकिन ये इशू है कि ट्रेन में कोई भी ट्रेन हो जाए ना, रेल कार हो जाए या ग्रीन लाइन हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं खाने में बेसिकली। और एक तो अभी तकरीबन जो हमारी ग्रीन लाइन आनी थी ना 4:10 पे, अभी टाइम इतना ओवर हो चुका है कि बंदा बैठा बैठा थक जाता है। सबसे इशू, पहला इशू है इसका टाइमिंग का। दूसरा इशू ये है कि खाना कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसमें कोई अच्छा खाना मिले। और फिर ये एक और बड़ा इनका इशू है कि कोई भी नया मुसाफिर सफ़र करते हैं ना, तो जो इनके वेटर है ना वो एक लेग पीस और एक सैंडविच का पीस होता है इसमें प्लेट में ना, वो खामोशी से आते हैं ना उसके आगे रख देते हैं। तो क्या होता है कि जो नया मुसाफिर होता है उस बेचारे को नहीं पता कि ये मुझे टिकट के अंदर मिल रहा है या ये मुझे ये पैसे चार्ज करेंगे। उनका एक स्टंट है बेसिकली, जिसको ख़त्म करना चाहिए, जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसे हुआ ना कि वो आते हैं आराम से, उनके पास ट्रे होती है, एक लेग पीस एक सैंडविच आराम से आगे रख देते हैं। अब जो नया बंदा आने वाला है ना उसको नहीं पता कि ये चार्ज करेंगे ना, वो अक्सर खा लेता है। जिनको पता है वो जो खा लेते हैं ना, उससे फिर तकरीबन कम से कम ना वो जो मार्केट से 150-200 रुपये का वो एक प्लेट या एक लेग पीस मिलता है उससे 500 चार्ज करते हैं। वो सबसे पहले कि ये किसी को भी वहाँ पे डीसी रेट अवेज़ा नहीं होती है जिससे आपको पता चल सके कि ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या नहीं? अभी तक तो कोई रेट अवेज़ा नहीं है। अच्छा, आप बताएं कि डाइनिंग कार में जो खाना मिलता है वो गैर मियारी होता है, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए ताकि मुसाफिर को कोई परेशानी या दिक्कत पेश ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये ज़िंदगी का मसला है। हर आदमी को खाने का जो मयार है, चाहे शहर में हो, चाहे होटल में हो, चाहे पूरे मुल्क में हो, बेहतर बनना चाहिए, वो होना चाहिए। इस वक्त मेरे ख्याल पहले से बेहतर है, वो होना चाहिए, लाजमी है। और ये ख़ास तौर पे रेलवे का मुसाफिर है, अगर खुदा न खास्ता किसी को पेट में दर्द हो जाए या ये वो, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये है मेरे ख्याल। तो आप जब आपने ट्रैवल किया था, सफ़र किया है वहाँ पे डाइनिंग कार का, तो वहाँ पे आपने कोई डीसी रेट लिस्ट आपने वहाँ पे देखी कि वहाँ पे कोई अवेज़ा थी डीसी रेट लिस्ट? मैंने ऐसी कोई बात अभी मैंने इसको जज नहीं किया कि है या नहीं, ऐसी मैंने जज नहीं किया, क्योंकि वो आदमी सफ़र में होता है तो कभी मोबाइल चलाता है, कभी अपने बातों में होता है, तो मैंने ऐसी कोई। तो आप कोई अपने से आपको ये सजेशन देना चाहेंगे कि इसमें ये ऐड करना चाहिए जिसकी वजह से जो है मुसाफिर को मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े, खाने पीने का मियार कैसे बेहतर करना चाहिए?
देखो पहले गाल तो खा के पहले कुक जो है एक्सपर्ट होने चाहिए, उसके बाद उनके सफाई का खास ख्याल होना चाहिए, उनके प्रॉपर हाथों पे कवर होना चाहिए, सर पे बालों पे कवर होना चाहिए। उसके बाद जो दोपहर का खाना है तो तकरीबन से 1-2 घंटे पहले बनाना चाहिए। रात का भी अगर 8 बजे सर्व करना है तो 2-3 घंटे पहले बनाना चाहिए, और नाश्ता भी 4-3 बजे नहीं बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर सुबह को पहले बनाना चाहिए तो हेल्दी रहेगा। तो वो जो वहाँ पे शेफ़ होते हैं जो खाना दे रहे होते हैं, तो उन्होंने हाथों में ग्लव्स या हेयर मास्क को ये लगाया होता है कि नहीं, कवर किया होता है अपना सर के नहीं? रिसेंटली मैंने देखा है कवर किया हुआ, बाद में कोई नहीं किया हुआ। अभी मैंने एक दफ़ा देखा था, लगा हुआ था ये, तो सब भी लगा हुआ था। आपने इन मुसाफिरों की बात सुनी, अब हम चलते हैं रेलवे इंतज़ामिया की जानिब और उनसे जानते हैं कि इस वाक़े के बाद उन्होंने क्या नोटिस लिया और क्या जुर्माना आयद किया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डीएमओ और डॉक्टर समीरा साहिबा। इनसे जानते हैं कि इस वाक़े के बाद आपने क्या एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, जब भी हमें रिपोर्ट मिली इस चीज़ के बारे में तो मुसाफिरों की सेहत पर तो किसी किस्म का डाइनिंग कार में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और जब ये रिपोर्ट हुई है तो इसके फ़ौरन बाद जो है हायर अथॉरिटीज़ ने इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया है। और दूसरा ये कि अब हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं उसमें भी हम लोगों ने बहुत सख्ती पहले भी थी, लेकिन अब हम लोगों ने ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं और हम इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हमारे मुसाफिरों को अनहाइजीनिक जो है वो आइटम्स मिलें या उनको हम इस चीज़ पर किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं हो सकता। तो बाकी ये है कि हमारे इंस्पेक्शंस में मज़ीद जो है हम लोगों ने इसको विजिलेंट हम हो गए हैं और इंशाल्लाह आइंदा आपको इस किस्म की कहीं देखने में बात नहीं मिलेगी। बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। जी डॉक्टर समीरा, आप ये बताएं कि वहाँ पे इस तरह का खाना था जो कि एक्सपायर्ड था, तो ये खाना जो मुसाफिर खाएंगे तो आपको नहीं लगता ये पहले ही नोटिस में आना चाहिए था? क्योंकि जब मुसाफिर ऐसा खाना खाएंगे तो क्या वो तंदुरुस्ती के साथ सफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि इस चीज़ पर दूसरी कोई राय नहीं है, इस चीज़ पर समझौता ही नहीं किया जा सकता। हमारी रैंडम इंस्पेक्शंस होती रहती हैं और लेकिन जहाँ तक इनके वेंडर कार्ड्स की बात है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को जहाँ पे भी उनको सहूलत मिलती है या जहाँ कहीं गाड़ी का ज़्यादा स्टे होता है, बेहतर होता है, वो सक्खर से भी बनवा लेते हैं, मुल्तान से भी बन जाते हैं, कराची से, लाहौर से। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि उनका, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी होती है। अगर कार्ड एक्सपायर हो गया है तो उन्होंने अपने ड्यू टाइम के अंदर आके उसको रिन्यू करवाना होता है। तो दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कि ख़ुराक अगर आप अच्छी नहीं है तो इस पर तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ कर दिया है कि इस पर तो कोई समझौता नहीं है। अगर एक चीज़ नेग्लिजेंस में हो गई है तो दोबारा इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा सख्ती के साथ हम आएंगे इस चीज़ को देखने। जी डॉक्टर समीरा, ये सिर्फ हमें कॉन्डक्ट, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो कार्ड रीन्यू करवाएं? क्योंकि अगर उनका मेडिकल अपडेटेड नहीं होगा तो मे भी गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाए कि उनको कोई हेपेटाइटिस है या कोई और डिज़ीज़ है, और वही अगर वो उन हाथों के साथ ही वो जो वहाँ पे मुसाफिर होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, उनको वो खाना सर्व करेंगे तो उन पे भी कोई असर हो सकता है इसका। इसीलिए उनकी देखें, जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो सिर्फ उसमें वेंडर कार्ड्स नहीं होते हैं, उसमें उनका ड्रेस देखा जाता है, उनका ड्रेस कोड पूरा देखा जाता है, उनके नेल्स चेक होते हैं, उनका हेयर कट चेक होता है, उनकी पर्सनल हाइजीन चेक होती है। तो ये सारे आइटम्स होते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने उनका कार्ड्स के ही इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो उनकी पर्सनल हाइजीन पे देखा जाता है। तो बाकी ये कि इनकी 4 मंथ्स की ड्यूरेशन होता है। जब हम डेट इशू करते हैं इसको कार्ड को तो ये 4 मंथ्स तक वैलिड होता है। अब 4 मंथ्स पे अगर वो ख़त्म हो गया है तो उस चीज़ पे ज़रा कॉन्ट्रैक्टर ने जो है, इतनी गाड़ियाँ होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि स्टेट से इसका इशू स्टेट है और इस डेट पर इसने एक्सपायर होना है, तो उसने अपनी ड्यू डेट के अंदर आना होता है। वो आएगा, हम उसको दोबारा से चेक करेंगे। और हमने तो कभी आज तक वेंडर कार्ड जिसके नाम पे इशू है उसको देखे बिना, उसको पर्सनली इंस्पेक्ट किए बगैर कभी आज तक हमने कार्ड इशू नहीं किया। इसी वजह से कि हम देखें कि जब वो 4 माह पहले आया था और अब वो 4 माह के बाद आया है तो अब उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हम तो उस चीज़ पे कभी नहीं होता कि एक ही कार्ड चल रहा है और वो बंदा मौजूद ही नहीं है, उसकी जगह पे कोई और है। इस चीज़ पे हम बहुत विजिलेंट हैं। लेकिन इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम इसलिए हमने 4 महीने का ड्यूरेशन रखा है कि हर 4 माह के बाद वो हमारे पास आएगा, हम उसको पर्सनली इंस्पेक्ट करेंगे कि वो उतना वैसा ही है जैसा हमारी पहले डेट में था। तो इसलिए हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि हम उसको इंस्पेक्ट करके फिर उसके बाद उसका कार्ड इशू करें। हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं DCO अदनान मरवत साहब। जी अदनान साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक़ूए के बाद आपने उन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया ताकि मुसाफिरों को इस तरह की सूरत हाल दोबारा फेस ना करनी पड़े? देखें, ये हमारे मिनिस्टर साहब के जो मोटो है उसमें 3 मेजर पॉइंट्स थे, जिसमें पंक्चुअलिटी थी, फूड क्वालिटी थी और पैसेंजर फैसिलिटेशन। तो फूड क्वालिटी पे हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है। हम स्टेशनों पे और ट्रेनों पे हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी छापा जो टीमें हैं वो भी चीज़ों को चेक करें। साथ ही साथ उस दिन के मुनासबत से अगर आप ये सवाल जो पूछा है, उस दिन की रिपोर्ट के फ़ौरन बाद हेडक्वार्टर ने एक्शन लिया है और हेडक्वार्टर ने उनका ठेका ख़त्म किया है। हमारा जो स्टाफ है उनमें जो ट्रेन मैनेजर था, कंडक्टर गार्ड था, उनकी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं इस पर। तो आपने कोई उन पर जुर्माना भी किया? देखें, जुर्माना मौके पे जो ऑफिसर था, जो असिस्टेंट ऑफिसर था, उसने 2000 का जुर्माना किया था। लेकिन जुर्माना सिर्फ़ और सिर्फ ये इशारा देने के लिए होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनके ऊपर 3 जुर्माने जब हो जाएं तो इनका ठेका कैंसिल हो जाता है। लेकिन इनके एक ही जुर्माने की वजह से, क्योंकि उनके हाइजीनिक कंडीशन इतनी बुरी थी कि उस पर हेडक्वार्टर ने पूरा उनका ठेका ही ख़त्म कर दिया एक ही जुर्माने पर। आपको नहीं लगता कि ये 2000 काफ़ी नहीं है, ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की सूरत हाल ना हो? देखें, जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स होते हैं वो सिर्फ एक नॉमिनल सा जुर्माना इसलिए लगाते हैं कि उस पर एक रिपोर्ट वो बना के हमें भेजते हैं। हम अलग से जुर्माना करते हैं। हम अगर रिपोर्ट CCM तक, जो हमारे हेडक्वार्टर में ऑफिशियल्स हैं, उन तक भेजें तो फिर वो जुर्माना 50,000 से 1 लाख तक भी हो जाता है। तो ये जनरली जो नॉमिनल सा जुर्माना उस वक्त मौके पे किया जाता है, वो एक नॉमिनल इसलिए होता है कि वो मौके का जो ऑफिसर है उसने जुर्माना लगाना है। लेकिन उस पर रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बना के हम हेडक्वार्टर भेजते हैं जिस पे ज़्यादा जुर्माना लगाया जाता है। अच्छा अदनान साहब, वहाँ पे जो कुछ मुलाजमीन थे उनके मेडिकल कार्ड भी अपडेटेड नहीं थे, तो वो आपने पहले क्यों नहीं चेक किया? देखिए, हम गाहे बगाहे चेक करते हैं। अगर इनमें से किसी भी मुलाजिम का कार्ड इस तरह का पाया जाए तो ये तो या तो उन मुलाजिम को निकालना पड़ता है इनको, या मिसाल के तौर पे उनके जो जुर्माने के बाद उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप इसका कार्ड फिट करें, तभी बंदा वो काम करे। लेकिन ये चूँकि एक वाक़या कराची से गाड़ी चली थी, यहाँ तक आई है, उनमें से अगर 1 या 2-3 बंदों के अगर कार्ड का मसला था तो यकीनन ये हाईलाइट हुआ है रिपोर्ट में और उस पर एक्शन लिया गया है फौरी। अच्छा, ये भी बताएं कि वहाँ पे DC रेट लिस्ट भी अवेज़ा नहीं है, जो कि अवेज़ा होनी चाहिए ताकि जो भी मुसाफिर आते हैं वो देख सकें कि हमें कोई ओवर चार्ज तो नहीं किया जा रहा है। तो वो अवेज़ा क्यों नहीं होती? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट ही इसी वजह से बनी थी कि वो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। इन केस जैसे हमारी ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, तेज़गाम है, आप जिस भी कोच में जाएं, जिस भी डाइनिंग लाउंज में जाएं या डाइनिंग कार में जाएं, आपको वहाँ पे वीज़ा मिलेगी ये चीज़। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ नसीराबाद से मैं हूँ आबिद बलोच। नसीराबाद डिवीज़न में इस वक्त जो है चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने हर शहरी को परेशान कर दिया है और बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद, जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद और कच्ची में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जिससे न सिर्फ शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं बल्कि तिजारती सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। और नसीराबाद, बिलखसूस कच्ची और उस्ता मोहम्मद में अमन अमान की बढ़ती मखदूर सूरत हाल के ख़िलाफ़ शहरी जो हैं सरापा एहतजाज हैं। नसीराबाद डिवीज़न में अमन अमान की सूरत हाल के मुतालिक पुलिस के आला हुकाम और शहरियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो नसीराबाद में अमन अमान की सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, नसीराबाद में अमन अमान बिल्कुल तबाह हो चुका है। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आए रोज़ 10 से 15 डकैती होती है। ये हमारा पूरा अनाज मंडी है, यहाँ पे अरबों रुपए का काम होता है, करोड़ों का काम होता है। यहाँ पे ना कोई पुलिस का हमें सिक्योरिटी दिया जाता है, ना कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आए रोज़ कल एक हमारे पास वाक़या हुआ, डकैती अनाज मंडी के अंदर हमारे हुई। उधर 2 बंदों ने मज़म्मत की तो दोनों भाइयों को गोलियां मार दी। पुलिस, हमने एहतजाज किया, रोड बंद किया। पुलिस यही बोल रही है कि अब आप रोड बंद करके क्या कर सकते हैं। तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ तो दिया जाता है। हमें यहाँ पे अनाज मंडी में सिक्योरिटी दिया जाए। हम बैंक जाते हैं, हमें बैंक के साथ कोई सिक्योरिटी फराहम किया जाए। हमें कुछ पुलिस हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही है। अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं? पुलिस की कारकर्दगी से हम मुत्तफिक नहीं है। पुलिस यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
पुलिस आज तक हमारे किसी भी मुजरिम को, अभी कल एक वाक़या हुआ जो मैंने आपको बताया, उसका हमें 3 दिन का पुलिस ने टाइम दिया है। 3 दिन के अंदर हम आप लोगों को डकैत पकड़ के देंगे, हम उनको सज़ा देंगे। अभी 3 दिन कल के रोज़ हुआ है और हमने यही डिमांड रखी है कि हमारे अगर बंदों को कुछ हुआ तो हम आपसे ये मुआहदा ख़त्म करके हम अपना आगे का लाएमल तय करेंगे कि हमें क्या करना है। हमारे साथ मौजूद है एसपी मोहम्मद तैयब इकबाल। आइए उनसे पूछते हैं कि नसीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, तो इन डकैतियों की वारदात की रोकथाम के लिए महकमा पुलिस क्या इक़दाम कर रही है? ऐसा है कि आजकल माइग्रेशन, आपको पता है कि यहाँ पर एक रवाज है कि गर्मियों में लोग जाते हैं कोयटा, सर्दियों में वापस आते हैं। इससे पहले यहाँ पर जो गैंग्स मौजूद थी, बाइक स्नैचिंग वाली या जो है वो शॉप्स पे स्नैचिंग करती थी, कैश स्नैचिंग, उन गैंग्स पे हमने काम किया, उनको हमने ब्रेक किया। इसमें आपने भी सुना होगा इससे पहले भी कि काफ़ी सारी गैंग्स ऐसी हैं जो हम सिंध से भी पकड़ के लाए। अभी दोबारा से कुछ लोग जो वहाँ से कोयटा जो पहले जो है वो क्राइम करते रहे वापस आ रहे हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। कुछ गैंग्स ऐसी हैं जिनको हम ट्रेस कर चुके हैं, जल्दी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी और आपको क्राइम में जो है वहाँ से कभी नजर आएगी इंशाल्लाह। डकैती की वारदातों से न सिर्फ शहरी और ताजिर अपने तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, बल्कि जो आवाम का पुलिस के ऊपर एतमाद है वो भी उठता जा रहा है। तो अवामी एतमाद को बहाल करने के लिए आप क्या प्लानिंग बना रहे हैं तरफ से? हमारा लोगों से कांटेक्ट है, जो यहाँ पर जो है वो अवामी जो हल्के हैं, जो तंजीमें हैं, अवाम के साथ हमारे राब्ते हैं, उनको हमने पहले भी अपना काम करके दिखाया है कि हमारी जो है वो लोग एतमाद करते हैं माशाल्लाह हम पे। अभी भी जो भी हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बेशक वो टेक्निकल रिसोर्सेज हों या कोई ह्यूमन इंफॉर्मेशन हो, और जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं, कुछ सस्पेक्ट्स हमने जो कल वाली वारदात हुई है उसके बाद ऑलरेडी अरेस्ट कर भी लिए हैं, और बाकी भी जो सस्पेक्ट्स हैं इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पर हमें लीड मिल रही है हम उस पर काम कर रहे हैं, और जल्दी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो है वो डकैती वाले जो भी जराइम पेशा अफराद हैं वो आएंगे कटहरे के पीछे। आप ये बताएं कि नसीराबाद में अमन अमान की सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, जो है आप देखिए कि नसीराबाद एक ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पर जो है ग्रीन बेल्ट की वजह से जो है यहाँ पर जो है कारोबारी हजरात के मराकिज़ हैं, कारोबारी के जो है दीगर बहुत शोबे यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। जैसे कराची पाकिस्तान को पालता है तो बलूचिस्तान को नसीराबाद डिवीज़न जो है पालता है, और यहाँ अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो है कारोबारी हजरात बिल्कुल परेशान हैं और अमन अमान की सूरत बिल्कुल ना होने के बराबर है। और यहाँ पर सियासी बिना पर जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है, इस वजह से ही यहाँ पर अमन सही तरीके से ना होने के बराबर हो रहा है। हमारे साथ एक हिंदू ताजिर शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो नसीराबाद में अमन अमान की सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमन अमान हमारे डेराबरा शमाली शहर में तो ज़ाहिर है इक्का दुक्का वारदातें हो रही है, लेकिन फिर भी अमन के हवाले से हम लोग दूसरे शहरों की बनस्बत हम लोग अच्छे हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे जो ना कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी ठीक है, दिक्कत यहाँ होती रहती है, लेकिन गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, बरामदगी भी हुई है, क्योंकि काफ़ी बरामदगी हुई है। क्योंकि कल जो वाक़या हुआ है हमारे कुछ 2 ताजर बिरादरी के लोग हिंदू बिरादरी के ज़ख्मी हुए हैं। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ नौताल बख्तियाराबाद के दरमियानी इलाके सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर, जहाँ पर सिंध बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली मुसाफिर कोचों को आए रोज़ लूटा जाता है, और मुसाफिर और हर आम शहरी के साथ साथ पर्दादार खवातीन और बच्चे भी डाकुओं के शर से महफूज नहीं। महकमा पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को कौमी शाहराह की हिफाजत और मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अमली तौर पर ठोस इक़दाम करने होंगे, ताकि मुसाफिर दिन तो दिन रात को भी सफ़र करने में अपने आप को महफूज समझें।
मैं इस वक्त ज़िला टंडोवा खान के गांव शफी मोहम्मद लुंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों डायरिया और गैस्ट्रो के बायस 40 से 45 अफराद मुतासिर हुए थे, जिनमें 11 अफराद को इमरजेंसी की हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। इस वक्त जो है मैं गाँव के अंदर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर भी महकमा हेल्थ, PPHI और दीगर इदारों की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि मुतासिरीन का यही कहना है कि हम लोग ज़िला सजावल के गांव मिठू लुंड में चावल की मजदूरी में गए थे। वहाँ पे हमने जो है आटे का भी इस्तेमाल किया है, मछली का भी किया और पानी भी पिया है, मगर हमें किस चीज़ से ये वबाई अमराज में हम मुब्तला हुए हैं। मगर आपको ये भी बताते चलें कि मजदूरी करने वाले अफराद को सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से कोई आगाही मुहिम नहीं चलाई जाती कि उनको ये बताया जाए कि किस तरह उन्हें मजदूरी के दौरान खाना खाना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह के कोई भी तरबियती प्रोग्राम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से इस तरह के अफसोसनाक वाक़ये जन्म लेते हैं। इस वक्त भी 3 अफराद महकमा हेल्थ और दीगर इदारों की गफलत, मुजरिमाना गफलत की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और इस गाँव के अंदर गैस्ट्रो की वजह से शदीद खौफ-ए-हरास फैला हुआ है।